अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं सोशल तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट साइंस है, बट इसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि सोशल की वीडियोस बनाएं। और क्योंकि फ़र्स्ट पेपर में सोशल भी है और सोशल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसीलिए फिर मैं सोची कि मैं कोशिश करूँगी कि सोशल के वीडियोस भी बना दूँ, क्योंकि सोशल के वीडियोस में पढ़ना बहुत होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है, उसमें से पॉइंट्स निकालना बहुत मुश्किल है। और साथ ही साथ इसमें स्टोरी टाइप का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो इसीलिए बेहतर होगा कि आप सारी बुक पढ़ें। लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलत के लिए कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट निकालने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर आपको मौका मिले तो आप पूरी बुक पढ़ने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला सबक है यहाँ पर नक्शे की तैयारी और मुख्तलिफ़ मुकामात की निशानदेही। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। 6th क्लास की स्टार्टिंग के जितने भी लेसन है उसमें उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, इसका कंटिन्यूअस फिर 7th 8th क्लास में है, जिसमें डीप में दिया हुआ है। ठीक है, नक्शों के बारे में 7th और 8th में बहुत ज़्यादा डिटेल में है, इसमें बस थोड़ा सा है बच्चों के लिहाज से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है नक्शे पर सिमतें। नक्शों पर सिमतें मालूम करना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं पहले टेट में। इससे पहले क्या पूछा गया था कि तेलंगाना के मगरिबी सिमत में कौन सी रियासत आती है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से जहन नशी करने की कोशिश करना है। मसला ये होता है कि हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं सिमतें वो अलग होती है और नक्शे पर जो सिमतें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इस तरह से देख लें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आम तौर पर नक्शे इस तरह पर बनाए जाते हैं कि शुमाली सिमत नक्शे की ऊपरी जानिब होती है। ठीक है, ये जो ऊपर होता है ये होता है शुमाल। ठीक है, शुमाल यानी नॉर्थ। ओके, और जुनूबी सिमत नीचे होता है। ठीक है, जुनूब कहाँ होता है, जुनूब नीचे होता है। ठीक है, ये क्या हो गया, साउथ। ठीक है, शुमाल जुनूब। और यहाँ पर बाएं जानिब दाएं जानिब मशरिक़ होता है, यहाँ पर मशरिक़ होगा। ठीक है, यहाँ पर मशरिक़ होगा और यहाँ पर मगरिब होगा। ठीक है, यहाँ पर इन चीज़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऊपर शुमाल, नीचे जुनूब, इधर साइड मगरिब और इस साइड मशरिक़ होता है। ठीक है, यूजुअली कंफ्यूज किस तरह से हो जाते हैं कि यहाँ पर आता है हमारा नक्शे में मगरिबी बंगाल, राइट। मगरिबी बंगाल हम सोचते हैं कि ये मगरिब होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, मगरिब इधर साइड नहीं है, बल्कि मगरिब इधर पाकिस्तान के साइड मगरिब है और इधर बांग्लादेश के साइड मशरिक़ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हम नक्शे में चीज़ों को डायरेक्टली यहाँ पर दिखाते नहीं, बल्कि उनके छोटे छोटे निशानों को इस्तेमाल करते हैं, अलामतों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पक्की सड़क के लिए ये अलामत, कच्ची सड़क के लिए ये अलामत। इस तरह की अलामतें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि मुसल्लस की अलामत किस चीज़ को ज़ाहिर करती है नक्शों में। तो मुसल्लस की अलामत झोपड़ियों को ज़ाहिर करती है। ये मे बी 5th या 6th में है ये। ठीक है, और तालाब को इस तरह से, दरख्त को इस तरह से। ठीक है, पोस्ट ऑफिस इस तरह से, पुलिस स्टेशन PS, रेलवे स्टेशन PO, डाकखाना, इस तरह से यहाँ पर हम अलामतों का इस्तेमाल करते हैं नक्शों में। ठीक है, ये छोटी पटरी की अलामत है और ये बड़ी पटरियों की अलामत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये लेसन में इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, बाकी का स्टोरी टाइप था सारा का सारा बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लेसन है ग्लोब, ज़मीन का एक नमूना। यहाँ पर भी ग्लोब के बारे में कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दिया गया है, कुछ ही पॉइंट है यहाँ पर, डिटेल्स अगली क्लासेस में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये ज़मीन नीली क्यों दिखाई देती है। ठीक है, हम ज़मीन को नीला क्यों दिखाते ग्लोब पर, या फिर हम जब
स्पेस में से देखते हैं तो किस तरह से दिखाई देती है ये नीली इसलिए दिखाई देती है कि ज़मीन का एक बड़ा हिस्सा समंदरों से ढका हुआ है। ठीक है, ये समंदरों से ढका हुआ है। ऊपर की तस्वीर में हम ज़मीन के सिर्फ एक ही हिस्से को देख सकते हैं जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। ठीक है, हम ज़मीन का उसी हिस्से को देख सकते हैं जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़मीन किस तरह से है, कुर्रानुमा है। ठीक है, ज़मीन गोल नहीं है बल्कि कुर्रानुमा बॉल की तरह है। दरअसल ज़मीन मुकम्मल कुर्रे जैसी नहीं है और मुकम्मल गोल भी नहीं है, ये थोड़ी सी क्या है, दोनों साइड से दबी हुई है। ठीक है, और बीच में गोल ख़त को, जिसे ख़त इस्तिवा कहा जाता है, थोड़ी सी उभरी हुई है। ख़त इस्तिवा के पास थोड़ी सी उभरी हुई है और दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी दबी हुई है। ताहम ये बहुत थोड़ा सा है, इसलिए ज़्यादातर ग्लोब पर इसको दिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर इटली का सैयाह कोलंबस 1492 में हिंदुस्तान की तलाश में यूरोप से निकला। ठीक है, यूरोप से कौन निकले थे, हिंदुस्तान की तलाश में कोलंबस निकला था, लेकिन कोलंबस हिंदुस्तान नहीं पहुंच सका। ठीक है, बल्कि वो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया 1942 में, और इसने अमेरिका को दरियाफ्त किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, क्या ये कोई दिलचस्प बात नहीं कि ज़मीन का शुमाली और जुनूबी कुतुब बर्फ़ से ढके हुए हैं। शुमाली कुतुब में मुंजमद बहरे आज़म आर्कटिक और जुनूबी कुतुब पर बर्फ़ का अंबार है, ये अंटार्कटिक बर्फ़ के ढाल कहलाते हैं। ठीक है, तो शुमाल और जुनूब ये भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। ये है ऊपर का हिस्सा शुमाल, ये नीचे का हिस्सा जुनूब। ऊपर के हिस्से में क्या है, यहाँ पर एक बहरे आज़म है जिसका नाम है आर्कटिक, ये बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, बहरे आर्कटिक बर्फ़ से ढका हुआ है, और नीचे है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका भी क्या है, बर्फ़ से ढका हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोब पर सिमतें। ग्लोब पर सिमतें तो पता चल चुकी है हमें, मशरिक़ मगरिब शुमाल जुनूब कहाँ पर है। तो हमारी जो ज़मीन है वो उसकी गर्दिश किस तरह से होती है। हमारी ज़मीन अपने महवर पर गर्दिश करती रहती है, तो उसकी गर्दिश किस तरह से होती है। ज़मीन हर रोज़ मगरिब से मशरिक़ की जानिब हरकत करती है। ठीक है, ज़मीन की हरकत किस तरह से है, मगरिब से मशरिक़ की जानिब गर्दिश करती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ग्लोब पर अर्ज़े बल्द। ये तो सबको पता होगा अर्ज़े बल्द किसे कहते हैं। ठीक है, इन लकीरों में सबसे बड़ी लकीर जो होती है ख़त इस्तिवा, जो ग्लोब पर आड़ी लकीरें होती है वो क्या कहलाती है, अर्ज़े बल्द कहलाती है। अर्ज़े बल्द किस तरह से होते हैं, आड़ी लकीरें होती है, और जो सबसे बड़ी होती है वो क्या कहलाती है, ख़त इस्तिवा कहलाती है। ये सबसे दरमियान में भी होती है। ठीक है, सबसे दरमियान में होती है और सबसे बड़ी होती है, क्या कहलाती है, ये ख़त इस्तिवा कहलाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते जाएंगे, ये ऊपर है 20 नॉर्थ, हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं 20, 40, 60 और 80। फिर नीचे जिस तरह से ऊपर का क्या है शुमाली निस्फ़ कुर्रा, नीचे का क्या है जुनूबी निस्फ़ कुर्रा, जुनूबी निस्फ़ कुर्रे में भी क्या होगा 20s, 40s, 60s और 80s। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तुले बल्द किसे कहते हैं, ये लकीरें एक कुतुब से दूसरे कुतुब की तरफ जाती है। ठीक है, कुतुब किसे कहेंगे हम, ये जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलेंगे कुतुब, और इसको भी नीचे के हिस्से को बोलेंगे कुतुब। तो ये कुतुब के दोनों हिस्सों को जोड़ती है। ठीक है, ये लकीरें एक कुतुब से दूसरे कुतुब की तरफ जाती है। आप देख सकते हैं अर्ज़े बल्द के बरखिलाफ़ होती है ये। ठीक है, अर्ज़े बल्द आड़ी होती है तो ये कैसी होती है, खड़ी लकीरें होती है। अर्ज़े बल्द क्या होते हैं, मसावी नहीं होते हैं। ठीक है, जो अर्ज़े बल्द होते हैं आड़ी लकीरें होते हैं वो थोड़े छोटे बड़े होते हैं, बीच में ख़त इस्तिवा होता है जो बड़ा होता है। जैसे जैसे हम कुतुब की जानिब जाते जाएंगे अर्ज़े बल्द छोटा होते जाएगा, लेकिन इसके बरखिलाफ़ तूले बल्द क्या होगा, तमाम के तमाम तूले बल्द मसावी होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
तुलेबल्द क्या होंगे? मसावी हो गए। इनमें दो अहम तुलेबल्द है। तुलेबल्द दो अहम है। कौन कौन सा है? एक है ग्रीनविच तुलेबल्द, ठीक है, ग्रीनविच तुलेबल्द, या फिर इसको हम बोलेंगे सीफर तुलेबल्द, ठीक है, ये वाला जो है सीफर तुलेबल्द, या फिर इसको हम ग्रीनविच तुलेबल्द भी कहते हैं। और इसके जो अपोजिट का है 180 तुलेबल्द, ठीक है, ये जो 180 तुलेबल्द है इसका हिस्सा पीछे से, इसकी जो लाइन है पीछे से जाएगी, इसके अपोजिट होगी। तो ये 180 वाला तुलेबल्द को क्या कहेंगे हम? ख़ते निस्फ़ो नहार कहेंगे, बैनुल अक़वामी ख़ते निस्फ़ो नहार कहेंगे, ठीक है। इसमें दो इम्पॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ज़मीनी अशकाल। ज़मीन जिस पर हम रहते बसते हैं नामुकम्मल मुसत्ते है, ठीक है, एक साथ नहीं है ये, बल्कि नामुकम्मल है और ना ही एकसानियत रखती है, बल्कि इसके मुख्तलिफ़ अशकाल और बुलंदियाँ हैं। बाज़ मुकामात पर वो पहाड़ों और कोहिस्तानों की शक्ल के लिए तश्कील के लिए बुलंदी इख्तियार करती है जो शदीद ढलानों वाले होते हैं, और बाज़ मुकामात पर बड़े वसी हमवार खित्ते और नशेबी इलाक़े भी होते हैं। आपने कभी सफ़र के दौरान देखा होगा कि मुख्तलिफ़ मुकामात की बुलंदी अलग अलग होती है। इसको हम क्या कहते हैं? किसी खित्ते का खदोखाल कहते हैं। यानी किसी खित्ते का खदोखाल कैसा है? बोलते उसका खदोखाल पहाड़ी है, उसका खदोखाल मैदान है, और किसी का खदोखाल सतह मुर्तफ़ा है। जैसा कि तेलंगाना का खदोखाल का है वो सतह मुर्तफ़ा है, ठीक है। सतह ज़मीन की शक्ल के लिहाज से ज़मीन की तीन अहम अशकाल है, ठीक है। सतह ज़मीन के लिहाज से अगर हम देखेंगे तो किस तरह से? तीन है। ज़मीन के अशकाल कितने हैं? तीन। एक है पहाड़, दूसरा मैदान, और तीसरा सतह मुर्तफ़ा, ठीक है। पहाड़ मतलब क्या है? ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है, ऊंचे ऊंचे होते हैं जिसे हम पहाड़ कहते हैं। मैदान किसे कहेंगे? जो एकदम मुसत्ते होते हैं, ठीक है, बराबर जो लेवल ज़मीन होती है उसको हम कहेंगे मैदान। और तीसरा है सतह मुर्तफ़ा। सतह मुर्तफ़ा इस तरह से होते हैं, पहले तो थोड़ा ऊंचे होते हैं, फिर बाद में पहले थोड़ा ऊंचे होते हैं, फिर बाद में इस तरह से बराबर होते हैं जिस पर हम रह सकते हैं, और उसके बाद फिर इस तरह से ढलान होते हैं, तो हम इसको कहते हैं सतह मुर्तफ़ा, ठीक है। चलिए हिंदुस्तान के नक्शे में हिमालय, अरावली, विंध्याचल पहाड़ियाँ देखिए, ये हमारे मुल्क के अहम पहाड़ी है, ठीक है। हमारे मुल्क के कौन से अहम पहाड़ियाँ? हिमालय, अरावली, विंध्याचल पहाड़ियाँ वगैरह, ठीक है, विंध्या सतपड़ा पहाड़ियाँ, ये सारे क्या है? हिंदुस्तान के अहम पहाड़ियाँ हैं। आदिलाबाद, निर्मल और सतामल्ला सिलसिले, महबूबनगर, नागर कर्नूल में बालाघाट सिलसिले, विकाराबाद में अनंतगिरी पहाड़ी सिलसिले, पेद्दापल्ली जयशंकर में कुंदेगल और जगतियाल और राखी पहाड़ी सिलसिले कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारे ज़िले अजला में पाए जाने वाले पहाड़ियाँ हैं। सतह मुर्तफ़ा में बुलंद ज़मीनी खित्ते होते हैं, ठीक है, ये तो पहाड़ियाँ ये है हमारे इलाक़े में, हमारे तेलंगाना में। और सतह मुर्तफ़ा क्या है हमारे तेलंगाना में? सतह मुर्तफ़ा भी बुलंद ज़मीनी खित्ते होते हैं, लेकिन ये खित्ते अपनी बुलंदी के बावजूद काफ़ी मुसत्ते होते हैं। इनमें पहाड़ भी वाक़े होते हैं और कई मुकामात पर नशीब व फराज भी होते हैं, लेकिन पहाड़ों की तरह सीधे और शदीद ढलान नहीं पाए जाते। दक्कन का सतह मुर्तफ़ा सबसे तवील सतह मुर्तफ़ा है, ठीक है, दक्कन का सतह मुर्तफ़ा सबसे तवील सतह मुर्तफ़ा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कौन सा सतह मुर्तफ़ा सबसे तवील है? दक्कन का सतह मुर्तफ़ा सबसे तवील है। दक्कन का सतह मुर्तफ़ा मगरिबी जानिब काफ़ी ऊंचा और गहरा किनारा रखता है, जिसे मगरिबी घाट कहते हैं। तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा ख़ुद दक्कन की सतह मुर्तफ़ा का एक हिस्सा है और इसकी ढलान मशरिक़ी जानिब है। चूँकि तेलंगाना का बड़ा हिस्सा सतह मुर्तफ़ा में शामिल है, इसलिए इसे तेलंगाना सतह मुर्तफ़ा से मौसूम किया गया है, ठीक है। जो हमारा तेलंगाना है वो ख़ुद एक क्या है? सतह मुर्तफ़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। दूसरी जानिब मैदान थोड़े से ढलान के साथ एक हमवार ज़मीनी खित्ते होते हैं। मैदानों की तश्कील बड़े नदियों के कीचड़ और गार के जमा होने के सबब होती है। पंजाब में मैदानों की तश्कील सिंध और इसके माउन नदियों से होती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल रियासतों में फैली हुई है और इससे गंगा मैदान तश्कील पाता है।
इन दोनों बड़े मैदानों को गंगा सिंध मैदान कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। ये सतह मुर्तफ़ा और सतह ज़मीन की तबई ख़ुसूसियत जिसे पहाड़, सतह मुर्तफ़ा और मैदान वग़ैरह को इर्तिफ़ाई ख़ुसूसियत कहते हैं। ठीक है, ज़मीन की इर्तिफ़ाई ख़ुसूसियत कहेंगे इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेल्टा। डेल्टा किसे कहते हैं? तेलंगाना के दो अहम दरियाएं कौन कौन से हैं? गोदावरी और कृष्णा मगरिबी घाट से बहते हैं। ठीक है, तेलंगाना के मगरिबी घाट से बहते हैं। दरियाए गोदावरी तेलंगाना में निर्मल ज़िले के बांसर में दाखिल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तेलंगाना के दो अहम नदियाँ कौन से हैं? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी कहाँ से दाखिल होती है तेलंगाना में? दोनों भी मगरिबी घाट से शुरू होते हैं और जो गोदावरी तेलंगाना में दाखिल होती है वो निर्मल के ज़िले बांसर में दाखिल होती है। इन दरियाओं में सतह मुर्तफ़ा की कई दरियाएं जम हो जाती है। ठीक है, सतह मुर्तफ़ा की कई दरियाएं जम हो जाती है और हतमा तौर पर डेल्टा बनाते हुए मगरिबी बंगाल में गिर जाते हैं। जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, जहाँ पर दो नदियाँ मिलती है वहाँ पर इस तरह से मुसल्लस बन जाता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। यहीं पर समंदर में दाखिल होने से क़ब्ल ये दरियाएं कई नालों में तकसीम हो जाती है और इन इलाक़ों में रेत और चिकनी मिट्टी का ज़ख़ीरा जमा करते हुए डेल्टे की तश्कील देते हैं। ये अमूमन मुसल्लस नुमा होते हैं। हर साल सैलाबी पानी अपने साथ मिट्टी, दरख्तों के सड़े गले पत्ते, फरसूदे पत्ते, पौधे वग़ैरह को इन इलाक़ों में लाते हैं। इस तरह हर साल सैलाबी पानी मिट्टी के साथ हर साल सैलाबी पानी डेल्टा की मिट्टी को ज़रख़ेज़ बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रख़ेज़ मिट्टी कहाँ पर होती है? डेल्टा की मिट्टी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दरियाए कृष्णा के डेल्टा का एक गांव पनामाकोरू। ठीक है, यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट क्या है याद रखने का। ठीक है, दरियाए कृष्णा के डेल्टा का एक गांव पानामाकोरू। ये पानामाकोरू जो गांव है उसका मतलब उसकी इर्तिफ़ाई ख़ुसूसियत कैसी है? कैसी है उसकी ख़ुसूसियत? डेल्टा है वो। ठीक है, डेल्टा पर कौन सा गांव है? पानामाकोरू। ठीक है, इस तरह से आप याद रखें ये जो गांव है और ज़मीन का ख़ित्ता किस तरह से है याद रखें। ठीक है, पानामाकोरू एक डेल्टा के पास बना हुआ गांव है। विजयवाड़ा में दरियाए कृष्णा के प्रकाशम डैम से नहर बंदर शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो प्रकाशम डैम है किस पर बना हुआ है? प्रकाशम डैम विजयवाड़ा में दरियाए कृष्णा पर बना हुआ है। ठीक है, दरियाए कृष्णा पर बना हुआ डैम कौन सा है? प्रकाशम डैम। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर? मिट्टी। पानामाकोरू में ज़मीन ज़्यादातर ज़रख़ेज़ सैलाबी काली मिट्टी की है, क्योंकि यहाँ पर ये डेल्टा वाला इलाका है, इसीलिए यहाँ पर मिट्टी कैसी होगी? ज़रख़ेज़ होगी। वो मिट्टी जो दरियाओं की तलछट और गारे से बनी है, सैलाबी मिट्टी है, ओंड्रू भूमि कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? ओंड्रू भूमि कहलाती है। ज़मीन वज़नी और ज़्यादा रुतूबत को सहारे के सलाहियत रखती है। इसमें कसीर मक़दार में मुक़व्वी अज्जा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है बारिश के आगाज़ के वक्त यानी जून और जुलाई के महीने में धान की तुख़्मरेज़ी की जाती है। ठीक है, जो धान के हम बीज बोते हैं, धान की यहाँ पर दो किस्म की फसलें होती हैं। अगर हम जून और जुलाई में बारिश के आगाज़ के वक्त अगर हम फसल बो रहे हैं तो इस किस्म की फसल को चावल की हम क्या कहेंगे? सलवा कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें। सलवा फसल धान की कब बोई जाती है? बारिश के आगाज़ के वक्त, जून और जुलाई में। इसके अलावा धान की एक और फसल होती है, उसका नाम है दलवा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दिसंबर के महीनों में सरमाई फसल बोई जाती है जिसे दलवा कहा जाता है। ये धान या दाल की फसल होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट लेसन है सतह मुर्तफ़ा पर वाक़े एक गांव डोकूर। यहाँ पर डोकूर किस पर बना हुआ है? ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना हमें। डोकूर जो गांव है वो सतह मुर्तफ़ा पर वाक़े है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यहाँ पर कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। यहाँ पर काली मिट्टी की ज़रख़ेज़ अक़साम में से एक है। ठीक है, जो काली मिट्टी है
ज़रख़ेज़ मिट्टियों में से एक मिट्टी है। इसके अलावा जो ज़रख़ेज़ मिट्टी होती है वो कौन सी है? चोडो मिट्टी और गारासू मिट्टी, ठीक है, गरासू मिट्टी, ठीक है। ये क्या है? मिट्टी के बेहतरीन मिट्टी के अक़साम हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है पोडो। पोडो क्या है? एक किस्म की काश्तकारी है। कोया कबीले के अफराद एक ख़ास तरीक़े की काश्तकारी करते हैं जिसे पोडो कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पोडो तरीक़ा काश्तकारी पहाड़ी इलाक़ों में मुस्तमिल क़दीम तरीक़ा ज़राअत है। इसे मुतबादिल काश्तकारी या फिर झूम काश्तकारी भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पोडो काश्तकारी का और नाम क्या है? मुतबादिल काश्तकारी या फिर झूम काश्तकारी भी कहते हैं। इस काश्तकारी में होता क्या है, कैसे करते हैं ये? इसका रिवाज ज़्यादातर रियासत छत्तीसगढ़ और शुमाल मशरक़ी रियासत अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। हर गांव में एक इलाके या पहाड़ी जितनी है जहां पर काश्तकारी कर सकते हैं। इस इलाके में वो लोग जंगल के कुछ हिस्से को जलाकर साफ़ करते हैं। चंद साल तक इस पर काश्तकारी करते हैं। इसके बाद इस इलाके को छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है, ताकि वहाँ पर दोबारा दरख्त उगाएं। इस दौरान वो इसी इलाके के किसी और मुकाम पर जाकर इसे साफ़ करके रहते हैं और वहाँ चंद साल के लिए काश्तकारी करते हैं। इसी तरह वो लोग काश्तकारी के लिए ज़मीन बदलते रहते हैं और कई साल बाद इस खित्ते पर वापस लौटते हैं, ठीक है। क्या है यहाँ पर? पोडो काश्तकारी किसको कहते हैं? मुतबादिल तरीक़े की काश्तकारी, जहाँ पर वो रहते हैं, थोड़ी सी ज़मीन साफ़ कर लेते हैं, वहाँ पे काश्तकारी कर लेते, चंद साल तक करते, फिर चंद साल के बाद वो ज़मीन को छोड़ के चले जाते, फिर कहीं और जाके फिर चंद साल वहाँ पर सफाई करके रहते। इस तरह से उस ज़मीनों को बदलते रहते हैं ताकि ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़त्म ना होए, ठीक है। फिर उसके बाद कई साल के बाद वो वापस उस जगह पर आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं। पोडो काश्तकारी में और क्या होता है? जब जून में बरसात होती है तो वो लोग छड़ियों की मदद से बीजों को ज़मीन में बोते हैं, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। पोडो काश्तकारी में लोग किस तरह से ज़मीन में बीज बोते हैं? छड़ियों के ज़रिए ज़मीन में बीज बोते हैं या फिर ज़मीन में बीजों का छिड़काव करते हैं। ये लोग ट्रैक्टरों, हलों या फिर खाद का इस्तेमाल नहीं करते थे, ठीक है। ये किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? छड़ियों से या फिर बीजों को छिड़क कर बीजों को बोते थे। कब? जून के महीने में, बरसात में, ठीक है। पोडो काश्तकारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट है पाइन बाग। पाइन बाग किसे कहते हैं? ये इस तरह का जो बाग होता है, बैम्बोस लगाकर इस तरह से साइडों में बना लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? पाइन बाग कहते हैं। वो लोग पाइन बाग में भी तरकारियाँ, सब्जियाँ वगैरह और मुर्गियाँ पालना वगैरह करते थे यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है ज़राअत का काम और मवेशी पालन मर्द हजरात ज़्यादा करते हैं। ख़वातीन और बच्चों का काम क्या था? जंगल से ग़िज़ा इकट्ठा करने और बुट्टियाँ बनाने का काम करते थे, ठीक है। जो कबीले के लोग थे, कोया कबीले के, वो लोग क्या करते थे? बुट्टियाँ बनाने का काम करते थे और जंगल से ग़िज़ा को इकट्ठा करने का काम करते थे। कौन? बच्चे और ख़वातीन। जबकि बड़े लोग क्या करते थे? मवेशियों को पालने का काम करते थे और ज़राअत का काम अंजाम देते थे। जंगलाती पैदावार भी वो हफ्तावारी बाज़ार सांठा, ठीक है, संथा में फ़रोख्त करते हैं। तो ये जो इनका जंगल है, इनका हफ्तावारी बाज़ार है, क्या कहलाता है? कोया कबीले का हफ्तावारी बाज़ार संथा कहलाता है, ठीक है। मसलन महवा के बीज को अहम शय के तौर पर बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं। इनकी फ़रोख्त से हासिल शुदा रक़म से वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियाती अशिया जैसे कपड़े और दीगर चीज़ें ख़रीदते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अच्छे से याद रखें। हफ्तावारी बाज़ार कोया कबीले का क्या कहलाता है? संथा कहलाता है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट है बैम्बो, ठीक है। जो बम्बो हम जिसे कहते हैं, वो जो बैम्बो होता है उसका इस्तेमाल क्या है? उसका इस्तेमाल हम सिर्फ लंबे लंबे बैम्बोस को सीढ़ी बनाने के लिए या फिर घरों के छतों में लगाने के लिए देखे होंगे, लेकिन इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं,
ठीक है। आपको इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से बैम्बू का इस्तेमाल कौन सा नहीं है, कौन सा है। जो बैम्बू का इस्तेमाल है वो किस लिए किया जाता है। हम जानते हैं कि बैम्बू जंगल में वाफिर मकदार में दस्तयाब होते हैं। ग़िज़ाई ज़रिए के अलावा बैम्बू का इस्तेमाल मकानात की तामीर, तो जो बैम्बू के कौले दरख्त होते हैं उसको पकाकर एक लजीज सालन भी बनाते हैं, ठीक है, बैम्बू का सालन भी खाते हैं। ग़िज़ाई ज़रिए के अलावा ये क्या है, बैम्बू मकानात की तामीर के लिए इस्तेमाल करते हैं, हिसार वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी बाउंड्रीज बनाने के लिए। इसके अलावा यहाँ लोग बैम्बू से बास्केट और छन्नियाँ वगैरह, मुर्गियों के डरबे वगैरह भी बनाते हैं और बाज़ार में फ़रोख्त करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कागज़ की मिलों को भी ये हक़ हासिल है कि वो जंगल से बैम्बू को हासिल कर सके। इसके अलावा कागज़ भी किससे बनाया जाता है, बैम्बू से बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये लोग इमली के दरख्त के नीचे मुत्तयलम्मा की भी पूजा करते हैं। ये लोग जो पूजा करते हैं इस तरह के, ये इमली के दरख्त के नीचे ये पूजा करते हैं, ठीक है। ये ना समझे कि उर्दू मीडियम है इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, इस तरह के भी क्वेश्चंस DSE में आए हैं, ठीक है। ये कबीले के लोग किसकी पूजा करते थे, वो कबीले के लोग किसकी पूजा करते थे, इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए तो क्या है यहाँ पर, ये लोग एलम्पदम भूमि पूजा, ठीक है, ये कौन कौन से की पूजा है एक मरतबा देखें। कोड़ाताला भीमनी जैसे त्यौहार भी मनाते हैं। सितंबर में ये लोग कोड़ताला त्यौहार मनाते हैं जिसमें वो अपने देवता पर तरकारियों का नजराना पेश करते हैं और फिर इन सब्जियों को देवी का तबरुक समझकर खाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। यहीं पर होता है ये लेसन ख़त्म। नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट लेसन क्या है। नेक्स्ट लेसन है लेसन नंबर 6, इब्तिदाई ज़माने के बाशिंदे ग़िज़ा जमा करने के मरहले से ग़िज़ा पैदा करने तक। जो इब्तिदाई ज़माने के बाशिंदे होते थे, इब्तिदाई ज़माने के जो लोग होते थे, वो ग़िज़ा को जमा करते थे पहले, ठीक है, ग़िज़ा को जमा करते थे, शिकार करते थे। जो कुदरती तौर पर जो ग़िज़ाएँ उगाई जाती थी उन्हीं से वो अपना पेट भरते थे। वो जानवर पालना या फिर फसलें उगाना इस तरह के काम नहीं करते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पर ये है इब्तिदाई लोगों की तर्ज ज़िंदगी, वो इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे और ठीक है, ये इस तरह से गोश्त भून के खाते थे, मछली वगैरह खाते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, पत्ते फूल, ठीक है, इस तरह की ग़िज़ाएँ जंगल से जमा करके खाते थे, ठीक है। क्या करते थे, फूल फल शहद, जंगली दरख्तों की छाल, खुर्दीनी पेड़ों के तनों वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जमा करके खाते थे, ठीक है। और चिड़ियों और जानवरों का शिकार करके अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। वो ना तो काश्तकारी करते थे और ना ही जानवरों को पालते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट क्या है, पत्थर के औजार। जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया उसके बाद वो लोग नए नए चीज़ें बनाते गए। सबसे पहले ये लोग क्या करें, पत्थर के औजार बनाए। स्टार्टिंग में जो लोग शिकार करते थे उनका जो हथियार होता था वो होता था पत्थर का हथियार, ठीक है। इब्तिदाई लोग भी औजारों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये पत्थरों, हड्डियों और लकड़ी से बने हुए होते थे। पहले बड़े पत्थरों को तेज़ धार देकर एहतियात से दूसरे पत्थर से तोड़ते थे, ठीक है। पहले के जो ज़माने के लोग होते हैं वो पत्थर का इस्तेमाल करते थे और जो पत्थर के टुकड़े होते थे उनको हम क्या कहते थे, मीसियोलिथ्स कहते थे, ठीक है। ये पत्थर के जो टुकड़े होते थे मीसियोलिथ्स कहलाते थे, ठीक है। ये लकड़ी या फिर हड्डी के दस्तों से जोड़ दिए जाते थे। जो पहले के ज़माने के लोग थे उनके औजार किससे बने होते थे, या तो पत्थर से, पहले तो पत्थर से और लकड़ी और हड्डियों से बने हुए होते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है आग। इब्तिदाई लोगों के ज़रिए आग की दरियाफ्त इनकी ज़िंदगी में अजीम तब्दीली का बाज़ बनी। गालिबन वो लोग दो पत्थरों को या दो लकड़ियों को एक दूसरे से रगड़कर आग हासिल करते थे। वो लोग गोश्त को कच्चा खाने के बजाय आग के ज़रिए भूनकर खाने के काबिल हुआ। पहले गोश्त कैसे खाते थे, वो लोग कच्चा खाते थे। जब से आग दरियाफ्त हुई तब से वो गोश्त को भून के खाना शुरू करी। ये पकी हुई ग़िज़ा की शुरुआत थी, ठीक है। पहले तो कच्चे ग़िज़ा खाते थे, उसके बाद पकी हुई ग़िज़ा की शुरुआत पत्थर की एक दूसरे को रगड़ने से आग की ईजाद से हुई। वो गारों में
रोशनी फ्राहम करने के लिए और जंगली जानवरों को दूर रखने के लिए भी आग का इस्तेमाल करते थे। इस्तेमाल के लिए लकड़ी को आग पर गर्म करके खुश्क और सख्त बनाते थे। ठीक है, कच्ची लकड़ियों को ला के आग पे गर्म करके सख्त बना के और उसको बतौर ईंधन इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट है खाना बदोश ज़िंदगी। जो इब्तदाई ज़माने के लोग होते थे वो खाना बदोशी ज़िंदगी गुजारते थे। इब्तदाई लोग कहाँ पर रहते थे? गारों या फिर दरख्तों या फिर चट्टानों के नीचे छोटे ग्रोहों की शक्ल में रहते थे। ठीक है, वो मकान तामीर नहीं करते थे क्योंकि उनकी एक जगह मुक़ीम नहीं थी, बल्कि वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते थे। खाना बदोश ज़िंदगी किसे कहेंगे? जो लोग पाबंदी से एक जगह से दूसरी जगह नक़्ल मकान करते हैं, नक़्ल मुक़ाम करते हैं, वो खाना बदोश कहलाते हैं। ठीक है, इनकी ज़िंदगी कैसी थी? खाना बदोश थी। और इनकी मुसव्विरी कैसी थी? ये मुसव्विरी किस तरह से करते थे? उस ज़माने में भी ये लोग पेंटिंग करते थे। इब्तिदाई लोग जानवरों और शिकारी मनाजिर को तस्वीरों को कई गारों और चट्टानों की पनाहगाहों के दीवारों पर बनाते थे। मुख्तलिफ़ रंगों पत्थरों के सुफूफ, ठीक है, मुख्तलिफ़ रंगीन पत्थरों के सुफूफ को जानवरों की चर्बी से मिलाकर ये पेंट करते थे और बांस के ब्रश से तस्वीर की पेंटिंग करते थे। ठीक है, जो इब्तिदाई दौर के लोग थे वो पेंटिंग किस तरह से करते थे? रंगीन पत्थरों के सुफूफ में चर्बी मिला के बांस के ब्रश से ये लोग पेंटिंग करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट। चंजू कबाइल के शिकारी और ग़िज़ा इकट्ठा करने वाले 130 की दहाई में और मुश्तरका रहन सहन। ये जो लोग होते थे पहले कबीलों की शक्ल में ग्रुप बना के रहते थे और इनका रहन सहन मुश्तरक था। ये एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे, तन्हा अकेले अकेले नहीं रहते थे, ग्रुप्स की शक्ल में रहते थे। और जो भी ग़िज़ा जमा करते थे वो ग़िज़ा ग्रुप के अंदर मिल बाँट के खाते थे, क्योंकि ग़िज़ा को जमा करने का कोई तरीक़ा नहीं था। उस वक्त ग़िज़ा सड़ गल जाती थी, इसीलिए वो लोग क्या करते थे? ग़िज़ा जमा जैसे ही ग़िज़ा हासिल करते थे वो ग्रुप में बांट के खा लेते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? फसलों को उगाना और इनकी देखभाल करना। फसलों को उगाना और जानवरों की देखभाल करना। आहिस्ता आहिस्ता लोग क्या करें? फसलों को उगाने लगे और जानवरों की देखभाल करने लगे। ठीक है, देखते हैं क्या है यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट। ये लोग क्या करें? जानवरों को पालतू बनाना शुरू करें। उसके बाद रिहायशी ज़िंदगी, एक जगह रहकर ज़िंदगी गुजारने लगे। और क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट? इब्तदाई किसानों को दरख्त और शाखों की कटाई के ज़रिए जंगल को साफ़ करने की ज़रूरत पड़ी, इसलिए वो एक किस्म के नए पत्थर के औज़ार तैयार किए जिसे माहिर आसार ख़ादिमा जदीद पत्थर कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जदीद पत्थर के दौर में क्या हुआ? एक नया किस्म का हथियार बने ये लोग। ठीक है, पहले क्या था? सिर्फ पत्थर को तराश क्या करते थे, उसी की मदद से वो लोग जानवरों का शिकार करते थे। लेकिन अब उस पत्थर से वो लोग जंगल की सफाई नहीं कर सकते थे, दरख्तों को काट नहीं सकते थे। दरख्तों को काटने के लिए, वहाँ पे रिहाइश के लिए और फसलें उगाने के लिए वहाँ पे ज़मीन की सफाई करना पड़ता था। तो ज़मीन की सफाई के लिए ये लोग क्या करें? एक नया पत्थर तैयार करें, यानी इसको क्या करें? इस तरह से पत्थर को लकड़ी बांध के इस तरह से कुल्हाड़ी टाइप का बना लिए। तो ये दौर क्या कहलाता है? जदीद पत्थर का दौर कहलाता है। जो ज़िरात का दौर था, ज़िरात करना जो शुरू करे, वो जदीद पत्थर का दौर कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। यहीं पर होता है ये लेसन ख़त्म और हम नेक्स्ट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेसन क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट लेसन है असर हाजिर की ज़िरात। वो तो थी पुराने ज़माने की ज़िरात। अब देखते हैं इस दौर की ज़िरात किस तरह से है। इस दौर में हम क्या करते हैं? बहुत सारे साजो सामान का इस्तेमाल करते हैं, खादों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि यहाँ पर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है या नहीं। ठीक है, यहाँ पर तो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नज़र नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारे जो असर हाजिर की ज़िरात है उसी तरह की ज़िरात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट लेसन में देखते हैं क्या है? ज़राई पैदावार की तिजारत। ये पैदावार की तिजारत किस तरह करते हैं वो दिया गया है, इसमें भी कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है? ज़राई पैदावार की तिजारत पार्ट 2, ये भी उसी तरह का है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट लेसन है एक कबीले में कम्युनिटी के फ़ैसले का तरीक़ेकार। ठीक है,
ये है इम्पॉर्टेंट, कबीले के बारे में दिया हुआ है। क़बाइल माशरे जहाँ लोग मसावी होते हैं। पहले के जो क़बाइल होते थे वहाँ पे तमाम लोग मसावी होते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वो दानिश्वर जिन्हें माहिर इल्म बशरियात कहा जाता है वो क़बाइल के अफराद का मुतालिया करते रहे हैं। इन्होंने क़बाइल के दरमियान रहते हुए इनकी सक़ाफ़त, तर्ज़ माशरा, अक़ीदे और फ़ैसलों का तरीक़ेकार को ज़ब्त तहरीर में लाया है। ऐसा ही एक मशहूर और मारूफ़ स्कॉलर फेवर हेमनड्रॉफ एक कौन है, इल्म बशरियात है, जिन्होंने कबीलों के बारे में बहुत सी मालूमात पहुंचाई है। वो तेलंगाना में 1940 में आया था। इसने रियासत के कबाइल का मुतालिया किया। इसने चंजू, कोंडा रेड्डी और कोंडों के मुशाहिदा किया। इन पर किताबें लिखी। इसने हिंदुस्तान के दीगर कबाइल का भी मुतालिया किया। इसने ख़ास तौर पर शुमाल मशरक़ी रियासतों का भी मुशाहिदा किया। ठीक है, कौन है वो? हेमनड्रॉफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर गाँव का सदर, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। गाँव का सदर क्या कहलाता है? पाटला कहलाता है। हर देहात में एक सदर या पाटला होता है जो आम तौर पर मौरूसी होता है, यानी ख़ानदान से चल लेते आता था। जो ख़ानदान के लोग होते थे वही आते थे। ठीक है, सदर पंच के आगे जवाबदेह होता था, और ये क्या होता था? पंच के आगे ये जवाबदेह होता था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है, जब कभी सदर मगरूर हो जाता है और अवाम की ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ अमल करता है तो पंच इसको माज़ूल कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, और यहीं पर हो जाता है हमारा लेसन ख़त्म। ठीक है, बहुत ही थोड़े से पॉइंट्स थे इसमें। यहीं पर ख़त्म करेंगे हम आज की वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे जनपदा किसे कहते हैं, महाजनपदा किसे कहते हैं, जनपदा महाजनपदा किस तरह क़याम में आए, उसके बाद सल्तनतें किस तरह से क़याम में आई, और उसके बाद किस तरह से जमहूरियत का क़याम अमल में आया। ये तमाम चीज़ें हम अगली वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।